हाँ, तो वेलकम टू अनदर वीडियो। इसमें हम लोग अब मेनली डिस्कस करने वाले हैं बाकी बचे एमसीक्यूज। एंड हम लोगों ने ऑलमोस्ट 30 एमसीक्यूज सीएफक्यूज के डिस्कस कर लिए थे। अब बाकी बचे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है 31 क्वेश्चन, है ना। क्या कहता है कि इन द गिवन फिगर PT एंड QT आर टेंजेंट्स अच्छा टू अ सर्कल सच दैट TPS equals to 45 degree and TQS equals to 30 degree, then the value of x x मतलब PSQ को x है बोला है और इसका वैल्यू पता करनी है। अब ध्यान से देखो, PT अगर टेंजेंट है, PT टेंजेंट है और PS क्या है, कॉर्ड है। और टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में कितना एंगल बना, 45 डिग्री। और इस कॉर्ड ने कितना एंगल सबटेंड किया है, इस कॉर्ड ने जितना एंगल सबटेंड किया दैट विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या कहती है कि कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में जितना भी एंगल बनेगा और उतना ही एंगल तब भी बनेगा जब कॉर्ड सरकमफ्रेंस पे कोई एंगल सबटेंड करेगी। तो यानी कि यहाँ पर 45 डिग्री, और वैसे उसी हिसाब से सेम यहाँ पर टी क्यू और एस क्यू के बीच में 30 डिग्री बना है। तो एस क्यू कितना एंगल सबटेंड करा, ये 30 डिग्री, ये है पूरा 30 डिग्री, है ना। ये 45 है, ये 30। अब ध्यान से देखो तो PRQS ये क्या है, PRQS हम लोग का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स का सम होता है 180 डिग्री, यानी कि PRQ यानी कि 45 प्लस 30 75 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 180 माइनस 75 यानी कि 105 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर डी और 105 डिग्री हम लोग का करेक्ट आंसर। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, है ना। क्वेश्चन क्या कहता है कि अ सिलेंड्रिकल मेटालिक वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ। अच्छा, मतलब एक वायर है, उसको मैंने ऐसे खींचा और उसकी लेंथ डबल हो गई, तो क्या विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट चेंज फॉर द वायर आफ्टर स्ट्रेचिंग। तो वायर को स्ट्रेच करने के बाद क्या चीज चेंज नहीं होगी, तो सिंपली ने पूछा है कर्व सरफेस एरिया, रोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम या रेडियस। तो सिंपली वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होता। अगर उसको, तभी तो कहते हैं ना कि अगर तुमने उसको ऐसे लंबा खींचा तो वॉल्यूम मतलब कुछ तुमने मटेरियल बाहर से ऐड किया नहीं, तुमने कुछ मटेरियल निकाला नहीं, तुमने सिर्फ वायर को खींचा। वायर जितना वॉल्यूम था, यानी जितना वायर था मटेरियल का, हम सॉरी, उतना ही रहेगा, यानी कि उसकी वॉल्यूम हमेशा कंजर्व रहेगी सिंपली। अगर मतलब उसमें हम कोई मास ना ऐड कर रहे हैं ना मास निकाल रहे हैं सिंपली, है ना। तो इसी वजह से तो मेटल जब किसी और में कास्ट किया जाता है तो उसकी वॉल्यूम सेम रहती है ना। इस वजह से यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया, रोटल सरफेस एरिया, रेडियस सब बदल जाएंगे लेकिन वॉल्यूम नहीं बदलेगा, ठीक है। हाँ, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, अ राइट सर्कुलर कोन हैज द रेडियस ऑफ द बेस इक्वल टू द हाइट ऑफ द कोन, यानी कि r बराबर h है, ठीक। फिर क्या है, if the volume of the cone is 9702 cubic centimeter। अच्छा, वॉल्यूम कितनी गिवन है, 9702 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। then the diameter of the base of the cone is। अच्छा, अब देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है कोन के, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन आर और एच बराबर है तो एच की जगह हम लोग आर लिख देते हैं, एच की जगह आर लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर इंटू आर मतलब आर क्यूब। ये बन गया आर क्यूब। और वॉल्यूम कितनी है, वॉल्यूम है हम लोग की 9702। अब इसको सॉल्व करते हैं, 9702 इक्वल्स टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब, है ना। तो इससे आर क्यूब कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। 9702 इंटू 3 इंटू 7 इक्वल्स टू डिवाइड बाई 22, ये आ जाएगा 9261। और ये होता है 21 का क्यूब, ये होता है 21 का क्यूब, यानी कि रेडियस हमारी कितनी आ गई 21। और पूछा क्या है, डायमीटर, तो डायमीटर आ जाएगा 42 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी 42 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर है, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, है ना। क्वेश्चन क्या कहता है कि, हाँ, तो क्वेश्चन क्या कहता है, अ सॉलिड स्फीयर विद अ रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर, है ना। रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या गिवन है कि इट इज कट इनटू 4 आइडेंटिकल पीसेस बाय 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, है ना।
फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन क्वार्टर पीस। अच्छा, वन क्वार्टर पीस का पूछा है, ध्यान से देखो। हम लोग का एक सॉलिड स्फीयर, उसका टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, है ना। अगर हमने इसको हेमीस्फीयर बनाया, हेमीस्फीयर ऐसे, है ना, कुछ इस तरीके से, तो ये पार्ट हुआ जो कर्व सरफेस एरिया, वो तो हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। ये है 2 पाई r स्क्वायर, है ना। और नीचे सर्कल है, तो ये कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हुआ सेमी सर्कल हेमीस्फीयर का 3 पाई r स्क्वायर। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, वन क्वार्टर पीस का। वन क्वार्टर पीस मतलब ऐसे, है ना, कुछ ऐसे, 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 है ना, कुछ इस तरीके से। तो ये है हम लोग का क्वार्टर पीस, यानी कि इसका भी आधा कर देंगे। तो ध्यान से देखो, इसका भी आधा कर देंगे तो देखो ये पूरा 4 पाई r स्क्वायर था, इसको आधा किया 2 पाई r स्क्वायर बचा। अगर तो ये कितना बन जाएगा, ये होगा पाई r स्क्वायर, ये है पाई r स्क्वायर। अब नीचे ये है आधा सर्कल, नीचे सेमी सर्कल ये रहा, है ना। तो ये सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर/2 इसका एरिया, और पाई r स्क्वायर/2 इसका एरिया, है ना। तो टोटल कितना हो गया, पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर/2 प्लस पाई r स्क्वायर/2। तो ये कितना बन जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, है। तो 2 पाई r स्क्वायर, और r की वैल्यू कितने गिवन है, 4 सेंटीमीटर, है ना। तो 2 पाई r स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 2 32 पाई, 32 पाई हम लोग का फाइनल आंसर होगा इसका, है ना। तो होपफुली समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 35, है ना। क्वेश्चन क्या कहता है कि टू आइडेंटिकल सॉलिड हेमिस्फीयर्स आर केप्ट इन कांटेक्ट टू फॉर्म अ स्फीयर, द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टू हेमिस्फीयर्स टू द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर फॉर्म्ड इज। अच्छा देखो, हेमिस्फीयर का भी बताया, हेमिस्फीयर का एक हेमिस्फीयर का कितना होता है, एक हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है कितना, 3 पाई r स्क्वायर। तो दो हेमिस्फीयर का कितना हो जाएगा, दो हेमिस्फीयर का हो जाएगा 6 पाई r स्क्वायर, 6 पाई r स्क्वायर, है ना। और एक स्फीयर का कितना होगा, एक स्फीयर का बता चुके हैं अभी, 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब क्या बोला, रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टू हेमिस्फीयर्स, यानी ये अपॉन ये बोला है ना। यानी कि रेशियो इसका पूछा है कि इसका अपॉन इसका, यानी कि 6 पाई r स्क्वायर रेशियो 4 पाई r स्क्वायर। तो पाई r स्क्वायर कट जाएगा, ये आ जाएगा 3:2, यानी कि 3:2 हम लोग का फाइनल आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन 36 क्या कहता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कैसे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखेंगे इसको। और इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, है ना। सेक स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकते हैं। अब 1 + 1 हो जाएगा 2, और ये क्या है, और टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, ठीक है। अब हम लोग इसको एक और तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू टैन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। क्यों क्यों, क्योंकि टैन स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा आपस में रेसिप्रोकल हैं। तो अगर हम ऐसे लिख दें 2 इंटू 1, तो 1 क्या हो जाएगा, 1 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 बराबर टैन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल हैं, तो कट के 1 ही बन जाएंगे सिंपली। अब ये क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि सॉरी 2 tan थीटा कॉट थीटा, 2 tan थीटा कॉट थीटा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हम लोग का बन गया tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन सी कॉट थीटा प्लस टैन थीटा का होल स्क्वायर हम लोग का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 37, है ना। क्वेश्चन क्या कहता है, गिवन a बराबर 3 sec स्क्वायर थीटा एंड b बराबर 3 tan स्क्वायर थीटा -2, बोला है a माइनस बी मतलब 3 sec स्क्वायर थीटा -3 tan स्क्वायर थीटा
प्लस 2 है ना। अब मैं 3 को इसमें कॉमन ले लूंगा तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, यानी कि 3 इंटू 1 प्लस 2, यानी कि 3 प्लस 2, और ये कितना हो जाएगा 5, यानी कि ऑप्शन डी 5 हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 38, है ना। क्वेश्चन क्या कहता है, एट अ सर्टेन टाइम ऑफ अ डे द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द पोल टू द लेंथ ऑफ इट्स शैडो, यानी कि मान लो ये एक पोल है और इसकी ऐसे एक शैडो बन रही है, यहाँ पे सन है ना, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये हाइट है पोल और इसकी शैडो की लेंथ है एल, और ये ऐसे ऐसे राइट एंगल बनाएंगी, है ना। क्या बोला है कि रेशियो ऑफ एच टू एल, है ना, रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द पोल टू द लेंथ ऑफ इट्स शैडो इज 1:3, यानी कि एच अपॉन एल क्या बोला है, 1/√3, है ना। देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट द टाइम ऑफ द डे इज, यानी कि ये थीटा पूछा है। थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब हॉरिजॉन्टल से कितने लेवल ऊपर है थीटा, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, अगर tan थीटा करें, tan थीटा क्या होगा, tan थीटा हो जाएगा सिंपली h/l, और ये हो जाएगा 1/√3, है ना। और 1/√3 क्या होता है, 1/√3 होता है tan 30 डिग्री, तो थीटा कितना आ गया, थीटा आ गया 30 डिग्री, है ना, इजी। हाँ, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 39, है ना। क्वेश्चन क्या कहता है, अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ शिप अप्रोचिंग द पोर्ट टुवर्ड्स द लाइट हाउस इज ऑब्जर्विंग टॉप ऑफ द लाइट हाउस। अच्छा, मान लो एक मैन है जो ऐसे शिप में बैठा है ना, और यहाँ पर है हमारा लाइट हाउस कुछ इस तरीके से, है ना, वो ऐसे ऑब्जर्व कर रहा है ना, इसको कुछ इस तरीके से, है ना, ऐसे is observing at the top of the a man standing on a ship, है ना, यहाँ पे खड़ा है, approaching the port पे पहुंच रहा है, towards the lighthouse is observing the top of the lighthouse. In 10 minutes the angle of elevation of the top of the lighthouse changes from 8 alpha to beta. मान लो की बात है, यानी कि जब पहले देख रहे थे तब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन था अल्फा, फिर थोड़ी देर बाद चल के यहाँ पे पहुंच गया होगा, है ना, कुछ ऐसे, जब ऐसे पहुंच गया तो कुछ ऐसे बनेगा एंगल, यानी कि ये बनेगा बीटा। तो पूछा है, क्या पूछा है कि अल्फा ग्रेटर देन बीटा, अल्फा लेस देन बीटा, अल्फा इक्वल्स टू बीटा, अल्फा लेस देन इक्वल टू बीटा। तो सिंपल सी बात है भाई, जब यहाँ पर था तो जो अल्फा बन रहा था वो कम था, जब आगे पहुंच गया तो बीटा, मतलब जो बीटा बना है वो अल्फा से बड़ा होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता चला जाएगा, यानी कि बीटा ग्रेटर देन अल्फा, यानी कि ऑप्शन बी अल्फा लेस देन बीटा इज करेक्ट आंसर। हाँ, अब अपना नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन क्या कहता है कि असर्शन रीजन है ना, क्लास इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन है, द डिफरेंस इन क्लास मार्क्स ऑफ द मॉडर्न क्लास एंड द मीडियन क्लास। देखो क्लास इंटरवल लिख लेते हैं सी डॉट आई, है ना, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना। क्लास इंटरवल क्या है, 20-30, कहाँ तक है 70 तक, तो 30-40, 40-50, 50-60 और 60-70, है ना। और फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी है 13264, 13264, 1 और 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 6 12 और 12 + 4 16, है ना। हाँ, अब असर्शन क्या कहता है, द डिफरेंस इन क्लास मार्क्स ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, सब किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, इस वाली क्लास की, है ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है 6, तो ये मॉडल क्लास है। फिर और क्या बोलता है, एंड द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कौन सी है, 16, और 16 का हाफ करो, 16 का हाफ करेंगे 8 आएगा, 8 कहाँ आएगा, 6 तो यहाँ तक आ गया, तो 8 यहाँ पे आएगा 12 से कम, यानी कि इस वाले में, यानी कि मीडियन क्लास भी यही है ना। तो हमारे मॉडल क्लास भी यही है और मीडियन क्लास भी यही है, तो अगर इन दोनों का आपस में डिफरेंस लेंगे तो 0 ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। सही बात है कि असर्शन ट्रू है कि जो मॉडल क्लास है और मीडियन क्लास है वो दोनों क्योंकि एक ही क्लास पे आ रही है, तो जो भी क्लास मार्क्स का डिफरेंस आएगा मॉडल क्लास और मीडियन क्लास के बीच वो सेम रहेगा। हाँ, मतलब सेम रहेगा क्या, 0 रहेगा, है ना, क्योंकि दोनों है ही सेम वैल्यू, तो मतलब x - x करो तो 0 ही आएगा, है ना। तो असर्शन तो ट्रू है। फिर रीजन क्या बोला है, मॉडल क्लास एंड मीडियन क्लास आर ऑलवेज द सेम फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं भाई, हमेशा मॉडल क्लास और मीडियन क्लास ये नहीं हो सकते। मान लो की बात है 6 इधर होता तो ये मॉडल क्लास हो जाती, बट सम तो फिर भी 12 यहाँ रहता था, मीडियन क्लास तो यही रहती, है ना। तो मॉडल क्लास और मीडियन क्लास हमेशा सेम हो जरूरी नहीं, इस वजह से असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, यानी कि ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स।
हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 41 है ना। क्वेश्चन क्या कहता है कि फॉर अ कलेक्शन ऑफ 11 array डेटा द मीडियन इज द मिडल नंबर। हाँ, ऑब्वियसली बात है, अगर 11 है यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना, तो हम लोग का n कितना आ रहा है, n आ रहा है 11। तो हम लोग का कौन सा, अगर ऑड आता है तो हम लोग क्या करते हैं, n प्लस 1/2 है ना। n प्लस 1/2 मतलब 11 प्लस 1 12, 12/2 इज 6 टर्म। तो 6 टर्म कौन सी आ रही है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये हमारा मीडियन होगा। अगर ये मीडियन है तो ध्यान से देखो, ये बिल्कुल बीचों बीच आ रहा होगा, मतलब इसके पहले भी 5 एलिमेंट्स होंगे, इसके बाद भी 5 होंगे, 1 2 3 4 5, फिर इसके बाद भी 1 2 3 4 5 है ना। तो इसके पहले और इसके बाद, तो इसका मतलब कह सकते हैं जो मीडियन आया है दैट इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ हमारे सारे एलिमेंट। सही बात है, यानी कि असर्शन जो है वो सही बात है कि फॉर अ कलेक्शन ऑफ 11 array डेटा द मीडियन इज द मिडल नंबर। फिर रीजन फॉर द डेटा 5 9 7 3 10 11 10 द मीडियन इज 13। नहीं भाई, क्यों? क्योंकि मीडियन निकाला जाता है जब हमारे जो नंबर्स हैं वो किसी एक असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रेजेंट हो। यहाँ पर 5 9 है, फिर 7 है, तो ना ये असेंडिंग है ना ये डिसेंडिंग है, तो ये प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए। इस वजह से यहाँ भी असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, यानी कि ऑप्शन सी। हाँ, नेक्स्ट है क्वेश्चन 42 है ना। क्वेश्चन क्या कहता है, अंकित हैड द ऑप्शन ऑफ इन्वेस्टिंग इन कंपनी ए। अच्छा, कंपनी ए एंड कंपनी बी, दो कंपनी है। अब क्या है, ए में क्या है फायदा, वेयर 7%, यानी कि डिविडेंड परसेंट कितना दिया है, डिविडेंड परसेंट इज 7%, ₹100 शेयर, यानी कि फेस वैल्यू कितनी है, ₹100 है ना। आर अवेलेबल एट ₹120, यानी कि मार्केट वैल्यू कितनी है, ₹120 है ना। और इन कंपनी बी वेयर डिविडेंड परसेंट कितना है, 8%, ये है 8% है ना। ₹1000 शेयर, यानी कि फेस वैल्यू कितनी है, ₹1000, और मार्केट वैल्यू है 1620, मार्केट वैल्यू है ₹1620। अब बेसिकली, अब असर्शन है इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए इज बेटर देन कंपनी बी है ना। तो देखो, कंपनी वो वाली चुनी जाती है जिसमें रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा हो, रेट, क्योंकि भाई रेट ऑफ रिटर्न यानी कि मुझे जितना मिला, मैंने जितना इन्वेस्ट किया उसमें से मुझे जितना ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, मेरा उससे उसमें फायदा ज्यादा है। यानी कि इसमें से हम लोग रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं। रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो डिविडेंड निकालते हैं, डिविडेंड क्या होगा, डिविडेंड इज, मान लेते हैं कि पर शेयर, हर शेयर एक ही है ना, एक शेयर है, क्योंकि हम लोग पर शेयर की बात करते हैं, हर एक शेयर की बात करें तो दैट विल बी 7/100 इंटू फेस वैल्यू 100 है ना, यानी कि ₹7 आ गया। और इन्वेस्टमेंट कितना होगा, इन्वेस्टमेंट विल बी नंबर ऑफ शेयर जो हम लोगों ने 1 माना है इंटू मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू इज 120 है ना, 120। अब रेट ऑफ रिटर्न कितना आ जाएगा, रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा कितना, डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट, यानी कि 7/120 इंटू 100 है ना, यानी कि कितना हो जाएगा, दिस विल बी कितना, 70/12, 70/12 35 है ना, और ये आ जाएगा 6, एंड आर परसेंट आ जाएगा कितना 35/6 है ना। तो दैट विल बी कितना, 6 5 30 है ना, और 5 पॉइंट कितना आएगा, 6 5 30 बचेगा, 5 आएगा 50, और फिर 8 ना, 5.8% के आसपास समथिंग आ जाएगा ये है ना। एक बार डिवाइड करके देख लूंगा, डिवाइड बाय प्लस, सॉरी 5.8 वी है ना, ये क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा। अब इसमें रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं, डी कितना है, डी इज 8/100 पर ईयर, यानी कि 1000, तो दिस विल बी ₹80 है ना। और इन्वेस्टमेंट कितना होगा, इन्वेस्टमेंट होगी ₹1620 है ना, पर शेयर, हर एक शेयर के लिए, ठीक है। अब इसमें रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं, रेट ऑफ रिटर्न कितना आएगा, 80/1620 इंटू 100 ना, 0 से 0 हो गया, ये बन जाएगा कितना, 800/162। तो रेट ऑफ रिटर्न कितना आएगा, रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा 800 डिवाइड बाय 162 विच इज 4.93%, यानी कि इसमें ज्यादा फायदा हो रहा है, इसमें 5.83 है रेट ऑफ रिटर्न और इसमें 4.93 है रेट ऑफ रिटर्न है ना। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए इज बेटर देन कंपनी बी। सही बात है कि इन्वेस्टमेंट कंपनी ए में करेगा तो ज्यादा फायदे में आएगा है ना, इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए इज बेटर देन कंपनी बी, असर्शन प्रूव है।
रीजन क्या कहता है, द रेट ऑफ इनकम इन कंपनी ए इज बेटर देन कंपनी बी, है ना। तो इसमें जो रेट आ रहा है वो बेटर आ रहा है, हमने इसी से कैलकुलेट किया, यानी कि असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन भी सही रीजन भी है। क्यों कि इन्वेस्टमेंट कब हमें पता चला, तभी पता चला ना, हमने रेट ऑफ इनकम निकाला कि किस रेट ऑफ रिटर्न से हमको अपना इनकम मिल रहा है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट टाइम लोग का क्वेश्चन नंबर 43 है ना। क्वेश्चन क्या कहता है, असर्शन में गिवन है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, है ना, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। डिग्री मतलब होता है कि जो भी पॉलिनोमियल प्रेजेंट है, यानी कि इक्वेशन जो प्रेजेंट है उसमें x की या फिर जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है। यानी हाईएस्ट डिग्री इसमें देखो, इसमें x है तो x की पावर 0 है, x की पावर 0, इसमें x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 3। हाईएस्ट पावर जो प्रेजेंट होती है उसको हम डिग्री कहते हैं। तो हाँ, सही बात है कि डिग्री 3 है, यानी असर्शन तो ट्रू है। रीजन क्या बोलता है, x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। x प्लस 2 इसका फैक्टर निकाल के देखते हैं कि x प्लस 2 मतलब f ऑफ माइनस 2, f ऑफ माइनस 2, ये f ऑफ x है, f ऑफ माइनस 2 रखते हैं, माइनस 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 2 माइनस 2, है ना, ये हटा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 2 का क्यूब इज माइनस 8 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर इज 4, 4 2 8, और माइनस ऑफ माइनस 2 इज प्लस 2 और माइनस 2, यानी कि ये कट गया, 0 आया, यानी कि x प्लस 2 इसका फैक्टर तो है। सही बात है, यानी कि असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है। अब क्या बोला है कि असर्शन है ट्रू, रीजन भी ट्रू, लेकिन जो हमारा पॉलिनोमियल है वो डिग्री 3 का है, बिकॉज x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। नहीं भाई, रीजन सही है, असर्शन भी सही है, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। रीजन एक्सप्लेनेशन क्या होगा कि हाईएस्ट डिग्री 3 है, उसका एक्सप्लेनेशन है कि जो भी हमारा वेरिएबल प्रेजेंट है उसका जो हाईएस्ट डिग्री होना चाहिए वो हमारा डिग्री के बराबर होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि x प्लस 2 उसका फैक्टर है या नहीं है, होगा तो भी उसकी डिग्री 3 रहेगी, नहीं होगा तो भी उसकी डिग्री 3 रहेगी। इस वजह से असर्शन सही है, रीजन सही है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सिंपली। ठीक है, आई एम सो सॉरी। हाँ, अब जैसे ये जो अभी क्वेश्चन था 43 वाला, इसमें दो ऑप्शन है, एक है बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, ऑप्शन बी एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, ये भी करेक्ट है ना, ऑप्शन ए वाला। और ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ये वाला भी करेक्ट है ना। बस बी वाले में लिखा है कि आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, है करेक्ट दोनों ही, इसलिए बोर्ड के एग्जामिनेशन में दोनों ही कंसिडर किए जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो उसके बाद बात आती है क्वेश्चन 44 की, बट कोई भी मार्क करते हैं ना, दोनों में से कोई भी मार्क कर दो, मार्क्स मिल जाएगा ना। अब नेक्स्ट आती है बात 44 है ना। क्वेश्चन 44 क्या कहता है, इन द पॉइंट -2,8 इज इनवेरिएंट अंडर रिफ्लेक्शन इन लाइन x इक्वल्स टू -2। मतलब अगर मैंने लाइन खींची x इक्वल्स टू -2 वाली, ये है सॉरी x इक्वल्स टू -2, ये नहीं है, सॉरी x इक्वल्स टू -2 ऐसी होगी सीधी लाइन, है ना। x इक्वल्स टू -2 क्यों, क्योंकि इसमें हर एक पॉइंट पे -2 पॉइंट होगा ही होगा, है ना। बोल रहा हूँ ना, यस, x बराबर -2 है ना। तो ये वाली जो लाइन है इसमें चाहे यहाँ पर जहाँ मतलब कुछ ऐसे होगा, है ना। मान लो की बात है यहाँ 0 है, यहाँ -1 है, और यहाँ पे कितना है -2, है ना, x की लाइन में। तो यहाँ पूरी लाइन पे -2 रहेगा। अब चाहे y की वैल्यू कुछ भी होती रहे। अब क्या बोला है कि द पॉइंट -2,8, -2,8 कहाँ लाई करेगा, -2 यहाँ पे और 8, यानी यहाँ कहीं आ जाएगा -2,8। अगर मैं इसकी लाइन में अगर मैं वो ले लूं, क्या ले लूं, इमेज ले लूं, तो दैट विल बी इनवेरिएंट। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इसी लाइन में इसकी इमेज ले लूं तो वो जो इमेज आएगी वो भी यही आएगी, यानी कि इमेज विल बी, हम कह सकते हैं ये पॉइंट है इनवेरिएंट, है ना। तो द पॉइंट -2,8 इज इनवेरिएंट अंडर रिफ्लेक्शन इन लाइन x बराबर -2। सही बात है। फिर इफ अ पॉइंट हैज इट्स x कोऑर्डिनेट 0, इट इज एन इनवेरिएंट अंडर रिफ्लेक्शन इन बोथ एक्सिस। नहीं भाई, अगर किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 है, मान लो की बात है, मैं कह दूं ये वाला पॉइंट है, क्या है, ये है, यहाँ पर है 0, सॉरी यहाँ पे नहीं, ये नहीं, लेट्स से यहाँ पे कोई पॉइंट है ऐसे, है ना, ये है 0,4, 0,4 कोई पॉइंट है। अब इसकी अगर y एक्सिस में मैं इमेज लूंगा, y एक्सिस में इमेज लूंगा मैं,
वाई एक्सिस में इमेज लूंगा तो इनवेरिएंट रहेगा, सही बात है कि इसकी इमेज लूंगा तो यहीं आएगी, लेकिन अगर मैं एक्स एक्सिस में इमेज लूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0, इस हिसाब से, इस वजह से अगर इधर जो लिखा है कि इफ अ पॉइंट हैज इट्स एक्स कोऑर्डिनेट 0, अगर किसी का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो उसका इनवेरिएंट मतलब इट इज इनवेरिएंट अंडर रिफ्लेक्शन इन बोथ एक्सिस, मतलब वो दोनों एक्सिस में रिफ्लेक्ट करने पे हमेशा इनवेरिएंट आएगा। नहीं भाई, वो सिर्फ ओरिजिन हो सकता है ऐसा, क्योंकि ओरिजिन को एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कराओ या वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कराओ, दोनों पे सेम ही रहेगा, इनवेरिएंट रहेगा। बट इसको ऐसा कोई पॉइंट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो उसको अगर एक्स एक्सिस के अक्रॉस रिफ्लेक्ट कराएंगे, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट कराएंगे तो वो इनवेरिएंट नहीं रहेगा, है ना। तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, यानी ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है। हाँ, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 45, है ना। क्वेश्चन क्या कहता है कि when a die is cast with numbering on its faces as shown, the ratio of the probability of getting a composite number to the probability of getting a prime number is। अच्छा देखो, एक डाइस होता है, डाइस में कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना। अब डाइस में 6 होते हैं, यानी कि टोटल आउटकम्स कितने होंगे 6। अगर मैं कंपोजिट नंबर की बात करूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कंपोजिट कौन कौन से हैं? कंपोजिट है 4 और 6, है ना। 1 ना कंपोजिट होता है ना प्राइम होता है, तो 4 और 6 यानी कि 2, यानी कि कितना आ गया 1/3, है ना। और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? प्राइम होते हैं 1 2 3, यानी कि 3/6, यानी कि 1/2, है ना। अब क्या पूछा इसमें कि रेशियो पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट नंबर टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, यानी कि इसका अपॉन ये, यानी कि P ऑफ C रेशियो P ऑफ P इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/3 अपॉन 1/2, तो ये कितना बन जाएगा 2/3, यानी कि आ जाएगा 2:3 सिंपली। तो 2:3 आ रहा है किसका? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, 2:3। ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 46, है ना। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है 46। क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स गिवन है, ए इक्वल्स टू 1 -2 -3 4, है ना। और क्या है? एंड मैट्रिक्स द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड मैट्रिक्स एम। अच्छा, और एम मैट्रिक्स बताई नहीं है, ये 2x2, है ना। और बी मैट्रिक्स बताई गई है, बी मैट्रिक्स है कितनी 2 24, और ये है 2x1, है ना। और बोला है कि ए को एम से जब मल्टीप्लाई किया, मतलब ए कौन सी है? ए है 2x2 और एम अब ये पता नहीं है, और ये आ रहा है बी कितनी आ रही है 2x1, बी आ रही है 2x1, है ना। तो देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम का ऑर्डर क्या होगा? ध्यान से देखो, ऑर्डर होगा, ऑर्डर कैसे पता चलेगा? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तभी पॉसिबल है जब इसके नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो इसके नंबर ऑफ रोज से, यानी कि इसके नंबर ऑफ रोज तो 2 ही होंगे, ठीक है। और जो ऑर्डर आता है ये किससे बना होता है? 2 और 1, यानी कि 2, बाकी जो 2 नंबर्स बच गए, है ना, जो बाकी 2 नंबर्स बचे, मतलब जिसको कंपेयर किया कि 2 और 2 बराबर है, उसके अलावा जो 2 नंबर बचे, यानी कि ये और ये जो बचा होगा ये 1, तो इन दोनों का जो वो होता है ना कॉम्बिनेशन, वो आता है हम लोग का प्रोडक्ट मैट्रिक्स। जैसे कि अगर मैंने लिख दिया ए, लिख दिया क्या 3x2, और मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई बाय एम 2x5, तो जो बी आएगा वो आ जाएगा, ये दोनों बराबर होने चाहिए तभी मल्टीप्लाई हो पाएगा, तो जो बी का आएगा वो आएगा 3x5, वो आएगा 3x5 सिंपली, है ना। उसी हिसाब से 2x1 को ये इधर आया, यानी कि हमको ऐसे उल्टा करके बदल जाएगा, तो एम का आ जाएगा ऑर्डर 2x1, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। हाँ, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 47, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है कि गिवन a1 a2 a3, है ना, a1 a2 a3 ऐसे, एंड b1 b2 b3 आर रियल नंबर, एंड b1 b2 b3, है ना, आर रियल नंबर सच दैट a1 माइनस b1 बराबर a2 माइनस b2 बराबर a3 माइनस b3, है ना, ऑल इक्वल लिखा है इसमें, ऑल आर इक्वल। फिर बोला है कि a1 माइनस b1, और ये मतलब ये कौन सी सीरीज बना रहा है? a1 माइनस b1, a2 माइनस b2, a3 माइनस b3, कौन सी सीरीज बना रहा है? तो मान लो की बात है, अगर ये सारे इक्वल है तो हम कह देते हैं इनका एक कांस्टेंट है k, इनको सबकी वैल्यू है k के बराबर, तो सब है k के बराबर, है ना, क्योंकि सब बराबर है तो सब k के बराबर होंगे। मतलब अगर ये सीरीज हमको पता करनी है तो ये क्या हो जाएगा k, k,
कॉमा के चलता जा रहा है चलता जा रहा है। अब ये कौन सा है? अब इसमें दो आंसर तो दो आंसर है, ऑप्शन बी इसमें दो सही है, और दो आंसर की में सिर्फ एक दिया सही, बट दो सही होंगे, है ना? तो दोनों में से कोई भी मार्क करो, बट मैं बताता हूँ बेटर आंसर कौन सा। ध्यान से देखो, तो अगर मैं इसमें कॉमन डिफरेंस निकालू तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? कॉमन डिफरेंस किसके लिए निकालते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, एपी के लिए, है ना? तो डिफरेंस आएगा के माइनस के कितना आएगा? 0। ठीक है, अब इसका इससे करो, है ना? ये d1 आया, इसको इससे करने पर फिर d2 आएगा, कितना? d2 आएगा k माइनस के, तभी 0 आएगा। फिर d3 0 ही आएगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? कॉमन डिफरेंस आ रहा है 0। इसका मतलब ये एपी में तो है, क्योंकि एपी में कोई टर्म तभी होती है जब उसका कॉमन डिफरेंस एक कांस्टेंट नंबर आता है, यानी कि d इक्वल्स टू 0 एक कांस्टेंट नंबर है, यानी कि ये टर्म एपी में तो है। अब जीपी में है या नहीं वो पता करने के लिए कॉमन रेशियो फाइंड करो। r1 क्या हो जाएगा? k अपॉन k हो जाएगा 1। r2 क्या हो जाएगा? r2 हो जाएगा फिर से k अपॉन के, है ना? ये भी 1, यानी कि जो हम लोग का रेशियो आएगा, कॉमन रेशियो, वो आएगा हम लोग का 1। और अगर किसी भी मतलब सीरीज का कॉमन रेशियो 1 आ जाता है तो हम उसको कहते हैं वो जीपी है। क्यों? क्योंकि जीपी मतलब होता है जो जिसमें बाद वाले नंबर को अगर पिछले नंबर से डिवाइड करें तो जो नंबर रेशियो आए वो हमेशा कांस्टेंट रहे। इस वजह से एपी विद डी इक्वल्स टू 0 एंड जीपी विद आर इक्वल्स टू 1, ये दोनों के लिए एकदम सही चीज है ना? एकदम सही है। बट इसमें फर्क ये है कि ये बेटर आंसर क्यों है? ये बेटर आंसर इसलिए है क्योंकि मान लो के आ गया 0, मान लो के की वैल्यू है 0, के की वैल्यू 0 है तो के माइनस के यानी 0 माइनस 0, तब तो 0 रहेगा, कोई बात नहीं है, 0 माइनस 0 रहेगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर के है 0 तो 0 अपॉन 0 यानी कि 0 अपॉन 0, तो 0 से डिवीजन हम लोग क्या कहते हैं? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड तब वो 1 के बराबर नहीं आएगा। इस वजह से हम लोग को ये बताना पड़ेगा, अगर हम जीपी का केस ले रहे हैं तो हमको बताना पड़ेगा कि के कभी भी के कैन नॉट बी 0, बट इसमें के कैन ऑल्सो बी 0, के की वैल्यू 0 हो सकती है, बट के, और अगर जीपी लेंगे तो के 0 नहीं हो सकता है ना? इस वजह से ये वाला केस ज्यादा नहीं माना जाता है, ज्यादा बेटर ये है। बट हाँ, दोनों करेक्ट है, बट बेटर ये है, बेटर एपी वाला केस है। जीपी वाला थोड़ा सा क्यों बेटर नहीं है बता दिया वो भी मैंने, ठीक है? हाँ, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 48, है ना? क्वेश्चन क्या कहता है? लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट इज डैश इफ इट मूव्स इज दैट इट कीप्स अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। मान लो कि एक फिक्स पॉइंट है ये P, है ना? और ये हम लोग का कोई मूविंग पॉइंट, चलो मान लेते हैं ये पॉइंट है O, है ना? ये है पॉइंट O और मूविंग पॉइंट है P। ये फिक्स पॉइंट O है, फिक्स है, और ये है मूविंग पॉइंट। अब इससे ये ऐसे मूव कर रहा है सच दैट इसकी डिस्टेंस हमेशा हमेशा इससे बराबर है, यानी कि ये एक सर्कल में मूव करेगा। अगर ये एक सर्कल बनाएगा ओ के अराउंड, ओ के बराबर, ओ के अराउंड, है ना? ओ के बराबर अराउंड, तो सिंपली इसकी जो पी से मतलब पी, अगर ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा बराबर रहेगी, क्योंकि रेडियस हमेशा बराबर रहता है। तो अगर पी यहाँ पे आ जाएगा, पी यहाँ पे आ जाएगा, तब भी उतना ही रहेगा आर, है ना? पी यहाँ पे आ जाएगा, है ना? तब भी आर रहेगा। पी यहाँ पे आ जाएगा, तब भी आर रहेगा। तो सिंपली जो लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट, तो लोकस इसका क्या है? लोकस यानी कि ये कौन सा तरीके का शेप बना रहा है? तो ये शेप बना रहा है सर्कुलर शेप, है ना? तो इधर सर्कल इज अवर आंसर। ऑल्दो इधर अगर 3D में सोचे तो 3D में स्फेरिकल, स्फेयर इज अ बेटर आंसर, है ना? क्योंकि उसमें स्फेयर अगर हम 3D में देखें तो इधर जितना बनाएगा उतना इधर भी बनाएगा, जितना आगे जितना आपको उतना ही पीछे, जितना ऊपर उतना ही नीचे। तो स्फेयर बेटर आंसर है 3D में, बट 2D में सर्कल इज अ बेटर आंसर, ठीक है? ऑप्शन में क्या है? सर्कल, लाइन, एंगल, लाइन सेगमेंट, तो ऑप्शन ए सर्कल इज करेक्ट, ठीक है? अब बढ़ते हैं आगे। हाँ, अब हम लोग का फाइनल एमसीक्यू है 49, है? क्वेश्चन क्या कहता है कि द पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड द डैश ऑफ द ट्राइंगल। यानी कि पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि जो एक ट्राइंगल होता है ना, ये ट्राइंगल है, अगर मैंने उसके एक ये एंगल बाइसेक्टर बना दिया और एक ये एंगल बाइसेक्टर बना लिया, तो ये जो पॉइंट है जहां पर ये दोनों मिलते हैं, ये दोनों एंगल बाइसेक्टर, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? तो इस पॉइंट को बेसिकली कहते हैं इन सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल, है ना? नाम याद रखना, इन सेंटर, है ना? तो इसमें ऑप्शन बी इन सेंटर इज द करेक्ट आंसर। एंड इसी के साथ हम लोगों के सारे एमसीक्यूज 49 जितने से खत्म होते है ना, एक पिछले पार्ट में और इस पार्ट में मिला के, है ना? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होपफुली चीजें सीखी हो, नहीं सीखी हो, रिवाइज हो गई हो तो और बेटर है ना?
बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम मिलेंगे किसी और लेक्चर में किसी और दिन कभी और, ठीक है, बाय बाय।